धाकड़ खबर बेखौफजुमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। 3 दिनों तक उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में चली छापेमारी के बाद आखिरकार इनकम टैक्स ने अपनी दुकान बंद कर दी, लेकिन अभी तक ये नहीं बताया कि आजम खां के यहां से क्या बरामद हुआ। हालांकि मीडिया लाखों रुपए की नकदी, जेवरात, ना जाने क्या क्या बरामद होने का दावा कर रही है। कुछ लोग कह रहे हैं कि करोड़ों की पेनल्टी लगाई जाएगी आजम खान पर, जबकि आजम खान कह रहे हैं कि उनके पास से तो 3,500 रुपए मिले, उनके बेटे के पास से 10,000 रुपए मिले हैं और वो खुद कुछ बयान नहीं दे रहे हैं। आसिम रजा से प्रेस कॉन्फ्रेंस करवा रहे हैं कि मीडिया ने गलत रिपोर्टें छापी हैं। तो इसके बाद बहुत सारे सवाल जन्म ले रहे हैं। पहला सवाल ये कि प्रेस कॉन्फ्रेंस सीधे तौर पर आजम खान ने क्यों नहीं की, उन्होंने मीडिया से क्यों बात नहीं की, सिर्फ एजेंसी को बयान देकर छोड़ दिया। दूसरे, आसिम रजा को ही वो आगे बढ़ाते हुए क्यों नजर आ रहे हैं रामपुर में। तीसरा सवाल ये पैदा होता है कि पहले तो मीडिया को कुछ बताओगे नहीं, फिर मीडिया में जब चीजें चलेंगी तो फिर मीडिया पे भड़ास निकालोगे। तो इसको भी कैसे देखा और समझा जाना चाहिए। और जब बात मीडिया की छिड़ेगी तो फिर चली जाएगी जो बाइडेन तक। आप जानते ही हैं दुनिया का सबसे पुराना लोकतंत्र है अमेरिका। अभी G20 हुआ, लेकिन उनको यानी कि जो बाइडेन को यहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की इजाजत नहीं मिल पाई, या उन्होंने खुद ही नहीं की। इसके पीछे भी एक रणनीति हो सकती है, उस पर भी बात करने की कोशिश करेंगे। तो इन्हीं तमाम सवालात के आसपास बातचीत करने के लिए हमारे साथ स्काइप के जरिए जुड़ रहे हैं उत्तर प्रदेश की राजनीति पर अपनी खास नजर रखने वाले और खासकर रामपुर की राजनीति पर अपनी पैनी नजर रखने वाले पत्रकार तमकीन फैयाज साहब। बहुत शुक्रिया सर वक्त देने के लिए। पहला सवाल मैं अगर आपसे ये करूं कि क्या बरामद हुआ है आजम खां के यहां से, आजम खां क्या दावे कर रहे हैं और मीडिया में क्या चल रहा है? जी देखिए, ये एक बड़ी कार्रवाई थी और काफी उम्मीद जताई जा रही थी काफी दिन से कि इस तरीके की कोई कार्रवाई हो सकती है। खासकर मीडिया में जिस तरीके से ईडी के डायरेक्टर साहब के रिटायरमेंट से पहले कोई बड़ी कार्रवाइयां अपोजिशन के ऊपर की जाने की संभावना व्यक्त की जा रही थी, लेकिन जिस तरह से आयकर विभाग ने ये कार्रवाई की, 36 अलग अलग ठिकानों पर एक साथ एक वक्त में धावा बोला गया, और जिसमें उत्तर प्रदेश के अलावा मध्य प्रदेश भी था, वहाँ का भी एक जो है स्थान इसमें शामिल था। तो ये एक बड़ी कार्रवाई थी जिसमें जो 7 अलग अलग कहना चाहिए जगहों पर 36 ठिकाने, और 36 ठिकानों पर कितनी बड़ी तादाद में अधिकारी रहे होंगे इसका अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि अकेले आजम खान साहब के घर पर 40 लोग जो थे वो इस रेड में उनके घर पर रहे। इसके अलावा यूनिवर्सिटी के ऊपर एक बड़ी तादाद में अधिकारी लोग थे, केंद्रीय फोर्सेस थी, एसएसबी के जवान थे, क्योंकि सुरक्षा स्थानीय पुलिस से नहीं दी गई थी जी। तो एक बड़ी कार्रवाई थी और इसके बाद में जो कि लगभग 60-65 घंटे तक लगातार चलती रही, और काफी इस बीच में कोशिशें की गई कि कुछ मालूम चल सके कि क्या चल रहा है। कुछ भी जो खबर है वो नहीं मिल सकी। हालांकि बीच में एक लखनऊ से गोल्ड के वैल्यूएशन के लिए जो वैल्यूअर बुलाए गए थे अप्रूव, उन्होंने कुछ 1-2 बातें जरूर बताई कि अंदर 40 लोग हैं जो कि इस कार्रवाई में आजम खान साहब के घर के अंदर मौजूद हैं। इसके अलावा उन्होंने ये कहा था कि अभी हमारा काम चल रहा है और अभी हम कुछ डिस्क्लोज नहीं कर सकते। और एडिशनल डायरेक्टर इन्वेस्टिगेशन लखनऊ से भी आए थे। ये सारी कार्रवाई जो थी इनकम टैक्स के जो लखनऊ डायरेक्टरेट है उसके ही जरिए अमल में लाई गई थी, तो बड़ी कार्रवाई थी। लेकिन कह सकते हैं कि खुदा पहाड़ निकली चुइया, और कुछ भी अभी तक इनकम टैक्स के सूत्रों ने तो अभी वाजे नहीं किया है, लेकिन आजम खान साहब ने भी जब उनको सी ऑफ करने के लिए वो घर से बाहर निकले थे, अधिकारियों को जब वो जाते टाइम निकले थे, तो मीडिया ने कोशिश की उनसे बात करने की। हालांकि एक जबरदस्त दबाव रहा होगा उनके ऊपर भी। लगभग 60-65 घंटे तक एक तरीके से डिटेंशन ही हुआ, वो उनके साथ इंगेज रहे, पूरे तरीके से बाहर की दुनिया से कटे रहे। उसके बाद जब मीडिया ने सवाल किए तो उन्होंने बजाय किसी को भी जवाब देने से इनकार करते हुए जो है वो घर में चले गए, और एक एजेंसी को सिर्फ थोड़ी देर का कुछ बयान दिया। उसमें बहुत चीजें वाज़ेह नहीं थी। इतना जरूर कहा उन्होंने कि कुल 3,500-4,000 रुपए मेरे पास से मिले हैं,
और अब्दुल्ला के पास 10-12 हज़ार रुपए थे और हम लोगों ने ये बताया कि भाई देखिए जो चीज़ फाइलें थी वो उनको चाहिए थी, हमने दिखा दी हैं, दे दी हैं। लेकिन इसके बरक्स अखबारों में अगले दिन जो खबरें देखने को मिली वो जी बेहद चौंकाने वाली थी, जिसमें किसी में 800 करोड़ की टैक्स चोरी की बात कही गई थी, किसी में 83 लाख रुपए जो है वो बरामद दिखाए गए थे कि 83 लाख रुपए इन सभी ठिकानों से मिलाकर बरामद हुए हैं। कहीं जी 2 करोड़ से ज़्यादा का ज्वेलरी और गोल्ड की बात कही गई थी। तो ये तमाम चीज़ें जिस तरीके से अखबारों में आईं और एक लेटर सोशल मीडिया पे वायरल हुआ, उसमें इनकम टैक्स के अधिकारियों के हवाले से कुछ बातें ऐसी लिखी गई थी जिसमें बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो पहली नज़र में देखने में सच्ची लगती हैं। जी जैसे 36 ठिकानों पे रेड की गई उसका हवाला है। जी 13 तारीख को सितंबर की सुबह 7:10 पे रेड की गई, उसका हम्म, हवाला बिल्कुल ठीक है। जी 7 अलग-अलग शहरों में छापेमारी की गई। इसके हम्म, अलावा जिसमें 26 ठिकाने जो थे वो उनको उस पे कार्रवाई हो सकी, 10 जगह बंद मिली हैं। जी हालाँकि ये आपके इल्म में होगा कि ये छापेमारी लगातार मेरठ, सहारनपुर जी और रामपुर में भी 6 अलग-अलग हम्म, जगहों पर एक साथ हम्म, छापेमारी की गई। इसके अलावा जो हम्म, सीतापुर में भी हुआ और भी जगहों पर ये कार्रवाई हुई है। हम्म, एक मुहम्मल सा, एक बिल्कुल धुंधला सा एक वो है, दावे हैं, प्रेस अपने दावे कर रहा है काफ़ी बड़े-बड़े और जी उसी के ऊपर नाराज़गी जता रहे हैं। मीडिया के दावों और उसके बाद आजम खां की नाराजगी किस तरीके से सामने आई है उसको लेकर आगे बात करेंगे, लेकिन मैं यहां आजम खां की शख्सियत को लेकर बात करना चाहता हूं। हमारी जानकारी के मुताबिक वो आज भी अपने पुराने घर में रहते हैं। 40 साल का राजनीतिक उनका जीवन है। कभी उन्होंने कोई नया घर, आलीशान घर नहीं बनाया, वो अलग बात है कि यूनिवर्सिटी बना दी है, लेकिन वो कहते हैं कि कौम के लिए बनाई है। तो एक ऐसा आदमी जो सीधा सच्चा, जो जिसकी पत्नी भी बताते हैं उनकी सैलरी जो है आजम खां से ज्यादा है, ये तमाम तरीके की चीजें चलती हैं। इस तरीके से इनकम टैक्स की छापेमारी करवा कर क्या कुछ वाकई में निकलवाना था या एक डराने की पॉलिटिक्स थी ये? जी देखिए, इनकम टैक्स की जो कार्रवाई हुई है इसकी काफ़ी उम्मीदें थी क्या ऐसा हो सकता है, और ख़ासकर आज़म खान साहब का जैसे आपने कहा वो अपने पुराने घर में ही रहते हैं। ये बात बिल्कुल ठीक है कि रामपुर के जेल रोड के इलाके में जो एक टंकी नंबर 5 के नाम से मशहूर है, वो इलाका, वहाँ पर उनका एक काफ़ी कदीमी घर है और उसी को उन्होंने बनाया हुआ है और वहीं पर वो रहते रहे हैं। और ये एक संकरी सी पतली सी एक गली है जिसके अंदर वो घर है। ये इतनी पतली है कि वहाँ पर अगर कार चली जाती है तो वापस फिर बैक में आपको लेके आना पड़ता है। और देखने में ये आया कि काफ़ी बड़े-बड़े अधिकारी जो उसमें रेड में आए थे, अब एडिशनल डायरेक्टर इन्वेस्टिगेशन आए थे लखनऊ से और उनको काफ़ी पैदल चलना पड़ा। लगभग कई 100 मीटर उनको जो है वो वॉक करना पड़ा, गाड़ियाँ दूर छोड़नी पड़ी। तो ये बात सही है कि उनका कोई नया उन्होंने अपनी यहाँ पर कोई आलीशान कोठी नहीं बनाई रामपुर में, या कोई ऐसा कुछ नहीं किया है। ये एक उनका शुरू दिन से ही रहा है। हालाँकि यूनिवर्सिटी में अगर आप उसके आर्किटेक्चर को देखें, अगर आप वहाँ के स्ट्रक्चर को देखेंगे तो आप वाक़ई बिना तारीफ़ किए नहीं रह सकते, क्योंकि उसके अंदर ब्रिटिश आर्किटेक्चर का भी आपको नमूना मिलेगा। आपको उसके अंदर जो मेडिकल कॉलेज बनाया है उन्होंने, उसके अंदर जो एक तरीके से तामीर में थीम दिया है, हर बिल्डिंग के अंदर कोई थीम है। कहीं पर आप देखेंगे व्हाइट हाउस का नज़ारा देखने को मिलेगा, कहीं पर आपको जो है वो साउथ ब्लॉक और नॉर्थ ब्लॉक जैसा आपको नज़र आएगा, लगेगा कि आप दिल्ली के जो है वो उस इलाके में हैं जहाँ से पूरी सरकार चलाई जाती है। तो जी ये सारी चीज़ें उनकी एक नज़र है, बहुत ज़्यादा शौक है तामीरी। अब उन्होंने वहाँ पर एक पानी की टंकी बनाई है यूनिवर्सिटी में और जी शायद ये भी अपने आप में एक अजूबा है कि पानी की टंकी के नीचे जो जगह होती है वो वेस्ट जाती है, लेकिन जी उन्होंने उसी के अंदर कई फ्लोर बिल्डिंग बनाया है
जिसको उन्होंने कैंटीन में और कई डिपार्टमेंट्स के ऑफिसेज वगैरह के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये एक उनकी सोच है तामीर के सिलसिले में, कंस्ट्रक्शन के लेकिन यही सिलसिले में। सवाल आगे बढ़ जाता है ना सर, कि चलिए उन्होंने ऐसी यूनिवर्सिटी बनाई, तो यूनिवर्सिटी तो सालों से बनी खड़ी है। अगर यूनिवर्सिटी के स्ट्रक्चर को देख के इनकम टैक्स को कुछ खंगालना था, निकालना था, तो उसमें इतना टाइम लगाने की क्या जरूरत थी? आजम खान के घर को देख के तो कहा नहीं जा सकता है कि उनके पल्ले कुछ है। ये देखिए, घर पे वो जहां तक रहे हैं, सबसे ज्यादा घर में ही उनका वक्त गुजरा। जो इनकम टैक्स की टीम आई थी, इसके अलावा दूसरे जगहों पर भी काफी 30 घंटे 40 घंटे रहे। उनके रिजॉर्ट, जो उनका अपना एक पारिवारिक प्रॉपर्टी है, जो उनकी परिवार की निजी प्रॉपर्टी है, हमसफर रिजॉर्ट, उसमें भी पूरे इस दौरान टीम रही। लेकिन सबसे ज्यादा वो आजम खान साहब के घर में रहे और वहीं पर कई प्रिंटर्स जाते हुए देखे हम लोगों ने, जिनके जरिए वो वहां पर जो डॉक्यूमेंट्स बरामद हुए उनकी कॉपीज कराई गई हैं, या जो भी कार्रवाई की है। तो वहां पर इतना वक्त देने के पीछे जहां तक महसूस होता है, आजम खान को एक तरीके से बाहरी दुनिया से या अपने जो दूसरे कांटेक्ट है उनसे बिल्कुल अलग थलग करके रखना था। ये बात लग रहा था पहले ही दिन, चंद घंटों के बाद ही महसूस होने लगा था कि जो वैल्यूअर आए थे गोल्ड के, वो थोड़ी देर रुक के वापस चले गए थे। और उससे ये महसूस होने लगा था कि या तो इनके कुछ हाथ नहीं आया है और हाथ आने की उम्मीद भी नहीं है। लेकिन वहां पर डटे रहना, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। आपने बहुत अहम बात उठाई है कि आखिर इतनी देर क्यों लगी, 65 घंटे क्यों लगे। इसी को आगे बढ़ाते हैं, और इसी सवाल को आगे बढ़ाते हुए अगर मैं आपसे ये कहूं कि पहले तो जेल में रख के आजम खान को सड़ाया गया, पत्नी को भी जेल में डाल दिया, बेटे को भी जेल में डाल दिया, 5-5 सर्जरी उस इंसान की हो चुकी हैं, इतनी हिम्मत के बाद भी वो डटा हुआ है, 100 से ज्यादा मुकदमे उसके ऊपर हैं। क्या ये लोग चाहते हैं कि वो जीना छोड़ दे, या जो जद्दोजहद करने की उसके अंदर क्षमता है वो उसको छोड़ दे? उसकी जीवटता इन लोगों को खल रही है, क्या लग रहा है आपको? देखिए, पॉलिटिकल ये तमाम कार्रवाइयां हैं, इस बात में कोई दो राय नहीं है। अगर भ्रष्टाचार की बात करें और आजम खान साहब के ऊपर जो भ्रष्टाचार के इल्जाम हैं, तो जिस सरकार में वो कैबिनेट मंत्री रहे, उस सरकार में अकेले आजम खान नहीं थे, और भी तमाम कैबिनेट के मेंबरान थे। तमाम लोगों पे बड़े बड़े आरोप लगे हैं। गोमती रिवर का जो प्रोजेक्ट था, उसका भी सवालों के घेरे में आया और जांच हुई। लेकिन सभी लगभग बरी से हो गए, या उनको एकदम भुला दिया गया, उनको जिक्र से हटे हुए हैं। अब आजकल वो एक लीडर्स हैं, वो एक समाज के अंदर बाइज्जत तौर पर सियासत कर रहे हैं, राजनीति कर रहे हैं। लेकिन आजम खान के हर मुद्दे को उठाया जाता है, उनको जो है वो उसको जवाब भी देना पड़ता है, उनको उसके लिए प्रताड़ना भी होती है। और मुझे जहां तक लगता है इसकी वजह और कोई नहीं, सिर्फ ये है कि आजम खान को जितना सताया जाएगा, एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के दिल में कुछ खुशी महसूस होगी, कुछ ऐसा लगेगा कि हाँ भाई ठीक है, आजम खान को सताने वाला कोई तो है, जो जवाब उनको तंग कर रहा है, तो वो एक वोट बैंक है। मैं सीधा शब्द बोलना चाह रहा हूं कि हिंदुओं का तुष्टीकरण किया जा रहा है, लेकिन मैं इसे और थोड़ा विस्तार देना चाहता हूं। घोसी में जिस तरीके से मुसलमानों ने तमाम जो है रुकावटों के बाद भी दारा सिंह चौहान को हराया और समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी सुधाकर सिंह को जिताया, क्या उसकी खुन्नस निकाली गई है आजम खान से? क्योंकि उसके फौरन बाद ही ये छापा पड़ा है। जी देखिए, ये बात तो अलग है कि ये घोसी का जो चुनाव के नतीजे आए उसके बाद ये कार्रवाई हुई है। ये इसका कोई रिलेशन मुझे तो नजर नहीं आता। एक इत्तेफाक भी हो सकता है, क्योंकि घोसी के जो नतीजे हैं उसके बाद कार्रवाइयां जो होना चाहिए थी, वो कार्रवाइयां एक अलग तरीके से हैं, क्योंकि आजम खान साहब को खुद उनकी पार्टी ने बिल्कुल अलग थलग कर रखा है, बिल्कुल दूध में से मक्खी की तरह निकाल के। कम से कम चुनावी राजनीति की बात मैं करूं, आज समाजवादी पार्टी ने, आपने देखा घोसी के चुनाव में क्या आजम खान का पोस्टर लगा, क्या आजम खान का कोई बयान शाये हुआ, क्या आजम खान की कोई पब्लिक मीटिंग हुई? छोड़ दीजिए आजम खान साहब को, उनकी सेहत अगर खराब है, उनकी मसरूफियतें हैं, उनकी बीमारी है। अब्दुल्ला साहब तो मौजूद हैं, क्या उनको नई पार्टी इस्तेमाल कर सकती है? कितने कीमती उनकी सियासी लीडरशिप है। अगर आप मुस्लिम वोटों की बात करें तो बहुत अहम रोल रहा है
खुद घोसी के चुनाव में, ऐसे में क्यों नहीं अब्दुल्ला आजम खान साहब को जो है वो उन पार्टी ने उस जगह पे इस्तेमाल किया। ये बात ठीक है कि वहां पर वोट मिला है, चाहे वो इंडिया अलायंस की बात हो जी। या जो भी वजह रही हो। मुसलमानों को सबक सिखाने के लिए, उन्हें ये बताने के लिए कि देखो तुमने हमारे प्रत्याशी को हरवाया, फिर आजम खां की जो है चूड़ियां चढ़ाई जा रही हैं और मुसलमानों में एक दहशत पैदा करने की कोशिश की जा रही है। क्यों ना कहा जाए ऐसा? देखिए, पोलराइजेशन का एक मुद्दा बन चुके हैं आजम खान साहब, और इसका जो एक इशारा आपको अगर मिलेगा तो जो पिछले चुनाव में जिस तरीके से मुरादाबाद में चुनावी सभा में खुद गृह मंत्री जी अमित शाह साहब आए थे, उन्होंने सीधी बात कही थी कि अगर आजम खान को जेल में रखना चाहते हो या बाहर रखना चाहते हो, अगर जेल में रखना चाहते हो तो हमें वोट दो। तो ये इतनी बड़ी बात इतने बड़े आदमी की जबान से आने का मतलब ये है कि कोई पर्दा नहीं है, कोई ढकी छुपी बात नहीं, बिल्कुल वाज़ेह है कि आजम खान आज टारगेट बने हुए, आजम खान एक मुद्दा है। आजम खान के ऊपर जो भी कार्रवाई होगी उसकी कार्रवाई पे सियासी नताइज हैं और इसका खमियाजा वो खुद भुगत रहे हैं। भुगत रहे हैं। बात करते हैं आजम खां की मीडिया से नाराजगी को लेकर। पहले तो मीडिया को कुछ बताया नहीं, फिर मीडिया यानी कि अखबारात में कुछ छप गया तो उसको लेके उन्होंने नाराजगी जाहिर की, लेकिन नाराजगी जाहिर करने के लिए खुद सामने नहीं आए। आसिम रजा को लाकर मीडिया के सामने बैठा दिया, लेकिन आसिम रजा से भी जब मीडिया वालों ने कहा कि भैया लिखित में प्रेस रिलीज जारी कर दो, तो उन्होंने भी कहा कि बस जो बयान दे दिया वही है सब कुछ, उसी के आधार पर आप लोग जो लिखना चाहते हैं वो लिख दीजिए। जी देखिए, ये एक अलवियां है, एक कहना चाहिए प्रेस के लिए, क्योंकि हम लोग एक लोकतंत्र की बात करते हैं। जहां लोकतंत्र की बात करें तो आप देखिए संविधान में देख लीजिए, या वैसे भी लोकतंत्र में जो फ्री प्रेस है या एक तरीके से मीडिया है, वो उसका एक स्तंभ माना गया है, चौथा स्तंभ है, एक पिलर है। अगर वो गिर जाएगा तो फिर लोकतंत्र महफूज नहीं रह सकता। ये बात बिल्कुल एक एडमिटेड फैक्ट है, ये सब लोग जानते हैं कि अगर लोकतंत्र है तो मीडिया होना जरूरी है। अगर मीडिया पूरी तरीके से काम नहीं कर रहा है, फ्रीली काम नहीं कर रहा है, हाँ ये बात जरूर है कि देखिए जहां तक इल्जाम सत्ता पक्ष पे लगते हैं, सत्ता पक्ष आज ताकत में है, अगर वो मीडिया को धमकाएं, मीडिया को बहलाएं, फुसलाएं या वो अपने तरीके से इस्तेमाल करना चाहें तो उनके पास आज ताकत है। लेकिन ये बात भी अपनी जगह पे है कि अपोजिशन भी किसी जगह भी मीडिया की कहना चाहिए कि उनको किसी तरीके से भी नेग्लेक्ट करने से कमी नहीं छोड़ रहा है। और खुद इस मामले में हमने देखा कि आजम खान साहब जिस तरीके से एक एजेंसी को बयान देते हैं, वहां पर पिछले 60 घंटों में अपने जो एक तरीके से पत्रकारिता के प्रोफेशन में हैं, जो लोग काम कर रहे हैं, जो नौकरियां कर रहे हैं, वो लोग उनकी ड्यूटी दे रहे हैं, पूरे पूरे दिन रात उनके घर के आगे पीछे खड़े हैं। ठीक है, वो अपने लिए, अपने चैनल के लिए या अपने अखबार के लिए नौकरी कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनके लिए भी एक बात जरूर बनती थी कि आजम खान साहब अगर रुकते, अपनी बात कहते, तो वो बात अच्छे तरीके से पूरे जगह पहुंचाई जा सकती थी। लेकिन कुछ वजह ऐसी हुई, कुछ कमियां रही कि जिनकी वजह से वो एकदम से नाराज हुए और घर में वापस चले गए। और फिर उन्होंने सिर्फ एक जगह पर बयान दिया, और वो बयान भी कितना सामने आया है और वो बयान किसको दिया ये भी आप समझ सकते हैं। उनके ऊपर भी काफी बड़े बड़े इल्जाम हैं। और जहां तक लोकतंत्र की आपने बात की, तो ये हिंदुस्तान में ही ऐसा देखेंगे आप। समझा जा सकता है कि आजम खान चलिए परेशान होंगे, एक लंबी चौड़ी उनके घर पे तमाम चीजें चल रही थी, इसलिए ज्यादा पत्रकारों को उन्होंने फेस नहीं किया, क्योंकि एक सवाल उधर से होता, एक सवाल इधर से होता। लेकिन जब मामला बिगड़ गया और मीडिया में कुछ और रिपोर्ट छप गई अखबारात के अंदर, तब कम से कम स्पष्टीकरण देने के लिए या उन चीजों को क्लियर करने के लिए खुद आजम खान को सामने आना चाहिए था, या आसिम रजा को मीडिया के सामने बैठा देना चाहिए था, ये ज्यादा ठीक था? जी देखिए, आजम खान साहब की अपनी एक फेस वैल्यू है। अगर वो कोई बयान देते तो वो मीडिया में चाहते ना चाहते छपता भी, दिखाया भी जाता, चैनल्स में भी चलता और उसका एक अच्छा असर पड़ता, एक मैसेज जाता। लेकिन जिस तरीके से आसिम राजा साहब आए, यहाँ के नगर के वो नगर अध्यक्ष हैं,
लेकिन यहाँ पर प्रत्याशी भी हैं। रामपुर की अगर बात करें, उनकी बहुत अहमियत है। लेकिन जब रामपुर से ऊपर आप उठ के देखेंगे, बाहर जाके आप देखेंगे तो जिस तरीके से हमारे यहाँ पे मीडिया का एक रिवाज है, यहाँ के जो सीनियर लोग होते हैं वो ये देखते हैं कि क्या कहा, इससे ज्यादा अहमियत है कि किसने कहा, कौन शख्सियत ऐसी है जो बोल रही है। तो वहां पर प्रोफाइल जब लो होती है तो आवाज दब जाती है। इस नक्कार खाने में एक तूती की आवाज बन गई, आसिम राजा की आवाज नहीं जा पाई। जो वो बात कहना चाहते थे वो कोई नहीं समझ पाया, बड़े चैनलों ने उसको ज्यादा तवज्जो नहीं दी। हाँ, अगर आजम खान साहब ये बात कहते प्रेस कॉन्फ्रेंस करके तो वो फिर सब जगह जाती हुई और लोग सुन पाते। जी चलिए, सब जगह जाते भी और सुन पाते भी। लेकिन यहीं अगर इसी सवाल को आगे बढ़ाएं और जो बाइडेन की तरफ चले जाएं कि इतने पुराने लोकतंत्र के देश का राष्ट्रपति भारत जैसे जो है सबसे बड़े लोकतंत्र में प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर पाया, तो आजम खान की सुनने वाला कौन है? अगर वो कर भी लेते प्रेस कॉन्फ्रेंस तो कौन उन बेचारों को दिखा रहा था? सॉरी, मैं बेचारा बोल रहा हूं, लेकिन फिर भी उसी अंदाज में सवाल तो उठाना ही चाहिए। जी, देखिए बिल्कुल आपने सही सवाल उठाया है। और जहाँ तक जो बाइडेन साहब की बात है, देखिए ये बहुत चर्चाएं हुई, तमाम लोगों ने इसको अलग-अलग तरीके से कहा है। लेकिन मैं अपने नज़रिए से आपको बताऊं कि देखिए एक दुनिया का सबसे ताकतवर मुल्क का प्रेसिडेंट, ताकतवर इंसान जो अपने साथ में मीडिया लाया है, जो अपने साथ में प्रेस रिपोर्टर्स लाया है, वो यहाँ पर इंडिया में उनसे भी बात नहीं कर सका। तो ये एक बड़ा सवाल है। लोग इस पे मोदी जी को निशाना बना रहे हैं। मैं इससे ज्यादा कहीं दूर तक नजर आता है मुझे, मैं दूर तक की देख रहा हूँ। निगाह मेरी ये काम कर रही है कि देखिए एक वाकया मैं आपको सुनाऊं कि ऑक्शन हुआ था एक पेंटिंग का, जो एंटीक पेंटिंग थी और पूरी दुनिया में सिर्फ दो ही उसके पीसेस थे, सिर्फ दो जगह पर वो मौजूद थी। तो एक साहब ने करोड़ों रुपए में वो पेंटिंग खरीद कर सबके सामने जैसे ही वो पेंटिंग उन्हें हासिल हुई और उन्होंने लाइटर लगा के जला दिया और उसको फना कर दिया। लोगों ने उनसे सवाल किया कि आखिर आपने अपने हाथों से इस पेंटिंग को जो आपने इतनी कीमत देके अदा की क्यों जलाया? तो उनका देखो ये पूरी दुनिया में सिर्फ 2 पेंटिंग्स हैं और जब मैं एक जो है वो भी मेरे पास है, जो ये मैंने खरीदी, इसको मैंने जब जला दिया तो अब सिर्फ अकेली रह गई और वो उसका मालिक मैं हूँ। तो ये एक नजरिया भी हो सकता है जो बाइडेन साहब का, क्योंकि सबसे पुराना लोकतंत्र और सबसे बड़ा लोकतंत्र भारत जी, उसके बीच एक मुकाबला है। दुनिया जितना अमेरिका को देख रही है, हिंदुस्तान को भी देख रही है, भारत को भी देख रही है। तो उसके अंदर उन्होंने ये बात, उन्होंने यहाँ की पेंटिंग को फाड़ के जला दिया। जी बिल्कुल, मेरे नजर से उन्होंने ये काम करके यहाँ पर जो लोकतंत्र का ये साबित कर दिया कि यहाँ पर प्रेस और मीडिया फ्री नहीं है, हम यहाँ पर बात नहीं कर सकते हैं। उन्होंने इतना गलत मिसाल पूरी दुनिया के सामने पेश की और इसको हाईलाइट किया गया। क्योंकि आप उनकी तारीफ कर रहे हैं और मोदी जी को कह रहे हैं कि मोदी जी को दोष नहीं देना चाहिए। क्या मोदी जी को ये चीज समझ में नहीं आई कि ये सब होने के बाद जो है वो रात दिन कहते हैं मदर ऑफ डेमोक्रेसी, इस पे कितने सवाल खड़े होंगे? जी देखिए, मोदी जी ने क्या किया क्या नहीं किया, उससे ज्यादा अहम ये है मेरी निगाह में कि हम इस बात पे निगाह रखें कि हमारी जो बात हो रही है, जो इशू उठाया जा रहा है, उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं। क्या इनके ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करने से, लोगों ने ये बात कही कि अगर यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस होती, अमेरिकन प्रेस सवाल करता और कुछ ऐसे सवाल हो सकते थे जो कि पूरी तरीके से मोदी जी के लिए या जो असहज करने वाले हों। जैसा आपने पहले भी देखा होगा, जो अमेरिका मोदी जी गए थे और वहां पर वो सिद्दीकी जो प्रेस रिपोर्टर है, उन्होंने एक सवाल कर लिया था जिसको लेकर तमाम हंगामा हुआ। तो इस तरीके से असहज हो सकते थे मोदी जी। ऐसे नजरिया आपका काफी दिलचस्प है। आपका कहना यह है कि ये जो हुआ, ये भारत को बदनाम करने के लिए जो बाइडेन की तरफ से हुआ और अपने आप को महान दिखाने के लिए हुआ, इसमें मोदी सरकार का कोई रोल नहीं है। ये तो भोले हैं क्योंकि इनके हाथ में चॉकलेट दे दी गई, ये सोच ही नहीं पाए कुछ। ये देखिए, ये समझ ही नहीं पाए इस बात को कि यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अगर कोई सवाल उन्हें असहज करने वाला भी होगा, तो देखिए हर तरह के, अगर लोकतंत्र की बात करें तो नजरियात में इख्तिलाफ, अलग अलग तरह की सोच, ये जरूरी होता है। अगर लोकतंत्र की बात करें तो एक नजरिया नहीं चलेगा।
उसमें मुखालफत भी होगी, उसमें अपोजिशन भी होगा, उसमें अलग अलग तरीके से सोच होगी, अलग तरह की लैंग्वेज होगी। वो चीज को आप खत्म करके सिर्फ अपनी सोच को अगर लागू करेंगे तो फिर लोकतंत्र का नाम बराए नाम रह सकता है, लोकतंत्र की रूह खत्म हो ये लाइन जो गई। आपने कही है ना कि लोकतंत्र का नाम रह जाएगा, लोकतंत्र की रूह खत्म हो जाएगी, असल में आरएसएस और बीजेपी कोई अनजाने में ये नहीं किए, उन्होंने जानबूझ के यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं होने दी है, क्योंकि ये लोग सवाल का जवाब नहीं देते हैं। बाद में आपने देखा जब मीडिया सेंटर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे तो वहां भी जो चमचागिरी वाला मीडिया था वो सिर्फ बधाई दे रहा था, सवाल नहीं पूछ रहा था। पर फिर भी आपका नजरिया है एक अच्छा नजरिया और आपने बहुत अच्छे एक एग्जाम्पल के साथ उसको बताने की कोशिश की। बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। इसमें एक अहम बात यह है, देखिए तानाशाही की अगर बात करें, तानाशाही हुकूमतें दुनिया के जो 200 के लगभग ममालिक हैं उनमें तमाम हैं। आप रशिया की बात कर लें, चाइना की बात कर लें, नॉर्थ कोरिया की बात करें, एक से एक बड़ा तानाशाह मिल जाएगा आपको। सऊदी अरब की बात करें, तमाम जगह पे बादशाही है, हुकूमत है। वहां पर अगर आप भारत को रखेंगे तो उसमें 7वां 8वां 10वां नंबर आ जाए, 20वां नंबर आ जाए, पता नहीं कौन सी जगह पे हम खड़े हों। लेकिन अगर लोकतंत्र की बात करेंगे, आज दुनिया में सबसे बड़ा लोकतंत्र नंबर 1 पे भारत है। और अगर ये बच पाया, अगर यहाँ का लोकतंत्र बच पाया तो आप नंबर 1 पे बने रहेंगे, वरना आप कौन से नंबर पे आएंगे। तानाशाही अगर आती है, लोकतंत्र जाता है तो आपका इस दुनिया में मुकाम निश्चित तौर पर घटने वाला है। जी चलिए, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। आज दुनिया के मकाम को फिक्र किसे है। आज तो दुनिया भर का कत्लेआम पिछले 4-5 महीने से मणिपुर में हो रहा है। दिल्ली में 3-3 दिन दंगे होते हैं जहां पे सुप्रीम कोर्ट और राष्ट्रपति तमाम चीजें बैठी हैं, दुनिया भर की एम्बेसी वहां पे बैठी है और इंटरनेशनल मीडिया की नजर है। मेवात नू अभी तक लगातार कैसे जलाया, पुलिस वालों समेत 6 लोग मारे गए मस्जिद में घुसकर। गुड़गामा की जहां पर बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियों के ऑफिस हैं, एक मौलाना को कत्ल कर दिया गया है। तो अब वो वक्त नहीं रहा, इन्हें यहाँ पे सत्ता चाहिए और यहाँ की सत्ता के लिए ये पूरी दुनिया से फिलहाल आंखें मूंदे बैठे हैं। लेकिन फिर भी आपने बहुत सारी चीजें रखी, उन सब पे नजर जरूर डालनी चाहिए। आपने वक्त दिया, फिर से एक बार आपका बहुत शुक्रिया।